गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा अस्थमा। और अस्थमा क्या होता है कि अस्थमा के अंदर हमारे जो सेल सेंसिटिविटी होती है ट्रैकिया और ब्रोंकाई की, वो इंक्रीज हो जाती है। और वो भी किस वजह से कि वहाँ पे कोई क्या होता है, एलर्जन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है उसका एयरवेज होता है उसको नैरो कर देता है, और उसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है उसी को हम बोलते हैं अस्थमा। तो अस्थमा की डेफिनेशन क्या होती है? अस्थमा कोज बाई इंक्रीज सेल सेंसिटिविटी, यानी कि हमारी जो सेल की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और वो भी कहाँ पे? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई की सेल सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए, और वो भी किस वजह से? एलर्जन की वजह से। ये एलर्जन क्या होता है? हमारा कोल्ड हो सकता है, हीट हो सकती है, या हमारा डस्ट हो सकती है, पोलन ग्रेन हो सकते हैं। तो वो क्या करे, हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई की सेल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करे, जिसकी वजह से क्या हो? नैरोविंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे, यानी कि या तो एयरवे के अंदर क्या हो? नैरो, या तो एयरवे नैरो हो जाए, यानी कि क्या होंगे, वहाँ की स्मूथ मसल जो होंगी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जिसकी वजह से एयरवे नैरो हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होंगे? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी, जो ये एलर्जेंस जो होते हैं वो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवे को नैरो कर देते हैं। तो ये कोज करता है हमारा अस्थमा। अब आता है कि अस्थमा के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का होता है। तो अस्थमा के जो टाइप होते हैं वो तीन टाइप का होता है, पर मेजर इसके दो ही क्लासिफिकेशन होता है, एक एलर्जिक और एक नॉन एलर्जिक। जो एलर्जिक होता है, इस एलर्जी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई, IgE मीडिएटेड या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? जिसके लिए हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एलर्जेंस होते हैं वो कोज करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या IgE मीडिएटेड। IgE जो होती है ये हमारी एलर्जिक, जो भी हमारी एलर्जी होती है उस कंडीशन में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है और इन्फ्लामेशन को कोज करवाती है। इसलिए हमारा जो टाइप फर्स्ट है वो है एलर्जिक या IgE मीडिएटेड या एक्सट्रिंसिक। इसके अंदर ये क्या होता है कि चाइल्ड ऑनसेट, इसका मेन है कि ये बच्चों के अंदर सबसे कॉमनली देखा जाता है। जो एलर्जिक अस्थमा जो होता है वो बच्चों के अंदर होता है। और क्या होगा? टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? जो IgE मीडिएटेड होती है, यानी कि जितनी भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगी? IgE मीडिएटेड होगी, उनको हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। और इसमें क्या होगा? इंक्रीज IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई का लेवल इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो होता है ना कि टाइप फर्स्ट जो एलर्जिक होती है कि हमारे एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हमारे एलर्जेंस होते हैं कोल्ड हो सकता है, स्मोक हो सकती है, डस्ट हो सकती है, हीट हो सकती है, पोलन हो सकते हैं। यानी कि इसमें हमारा क्या क्या हो सकता है। और मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन हमारा जो एलर्जन होता है इसके अंदर वो होता है डर्मेटोफेगोइड्स। यानी डर्मेटोफेगोइड्स क्या होते हैं? हाउस डस्ट माइट्स, यानी कि हमारे घर में जो छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं, हाउस डस्ट माइट्स, वो क्या करते हैं? सब मोस्ट कॉमन उनकी वजह से बच्चों को क्या होती है? एलर्जी होती है। तो ये हमारा क्या होता है? मोस्ट कॉमन एलर्जेंस। उसके अलावा हमारा क्या होता है? ठंड के दिनों में एलर्जी के रेस्पॉन्स बढ़ जाते हैं, और इसलिए ठंड के अंदर क्या होंगे? या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो उस टाइम क्या होगा? हमारी जो एलर्जिक या अस्थमेटिक जो अटैक आते हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा जब कभी स्मोक यानी धुआं हो जाए, कमरे के अंदर धुआं हो या फिर एनवायरनमेंट के अंदर धुआं हो, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि अस्थमेटिक अटैक आते हैं। या फिर हमारे डस्ट जो होती है, डस्ट तो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है किसका? अस्थमा का। यानी कि हमारे जो घर हाउस होल्ड, यानी कि घर के अंदर जो डस्ट होती है, छोटी छोटी डस्ट होती है, दूर जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उस वजह से जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से भी अस्थमेटिक अटैक आते हैं। और ये किसके अंदर होता है? चाइल्ड ऑनसेट, या इसको हम क्या बोलते हैं? एटोपिक। एटोपिक जो क्या होती है? एलर्जिक रेस्पॉन्स, अस्थमेटिक अटैक जो होते हैं उसको बोलते हैं एटोपिक। उसके अलावा सेकंड पार्ट जो होता है हमारा, सेकंड अस्थमेटिक अस्थमा का जो टाइप है वो है नॉन एलर्जिक। यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? एलर्जेंस प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि इसके अंदर एलर्जी नहीं होगी। यानी कि एलर्जी, नॉन एलर्जी का मतलब है कि IgE का सिक्रेशंस नहीं होता। इसके अंदर अस्थमा तो होगा, लेकिन उस मीडिएटेड उसके अंदर क्या होगा? इम्यूनोग्लोबिन ई सिक्रेट नहीं होगी, या इंट्रिंसिक, जिसके अंदर क्या होंगे? इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, हमारी बॉडी के फैक्टर्स जो होंगे वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? नॉन एलर्जिक या इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अंदर जो एलर्जेंस होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एलर्जिक, जिसके अंदर बाहर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, इसके एग्जांपल्स की कि इसके लिए एलर्जन क्या क्या होते हैं, तो हमारा होगा एक्सरसाइज, नीचे लिखा है इसमें कि हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं इसके, वो हमारा एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर क्या हो? इन्फेक्शन हो जाए। या फिर हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, उस टाइम कंटिन्यूस ब्रीदिंग की वजह से हमारी जो वो ट्रैकिया होती है या ब्रोंकाई होती है उसकी सेल्स क्या होती है? इरिटेट होती है, तब उस वजह से। या इमोशंस, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? हमारे को अस्थमा के अटैक आने के चांसेस होते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं? नॉन एलर्जिक या नॉन इम्यूनोग्लोबिन ई मीडिएटेड या इंट्रिंसिक।
तो ये हमारी है टाइप सेकंड। इसके अंदर क्या होता है, अडल्ट ऑनसेट, यानी कि अगर ये होती है टाइप 2 अस्थमेटिक अटैक जो होते हैं या अस्थमा जो होता है वो किसके अंदर होता है, अडल्ट्स के अंदर। जबकि टाइप फर्स्ट किसके अंदर था, चाइल्ड। अगर ये होगा तो किसके अंदर होता है, मोस्टली बच्चों के अंदर। और ये टाइप सेकंड जो होता है वो अडल्ट के अंदर। अब आता है कि नेगेटिव स्किन टेस्ट। इसके अंदर जो स्किन टेस्ट करवाते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या होता है कि हमारे एक एंटीबायोटिक होती है, उसको हम इंट्राडर्मली स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो उसका जो टेस्ट जो आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी कि उसके अंदर जो हमारा चकत्ता जो होता है या फिर हमारा डायमीटर जो होता है वो लेस देन 5 mm होता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्किन टेस्ट। यानी कि हमारा जो स्किन टेस्ट होता है वो नेगेटिव होगा। उसके अलावा नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन ई लेवल, अब जब हम IgE का लेवल टेस्ट करवाते हैं तो उसका लेवल जो आता है वो भी नॉर्मल आता है। और थर्ड टाइप जो होता है मिक्स्ड, जिसके अंदर क्या होंगे, एलर्जिक हो भी सकता है और नॉन एलर्जिक। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, अस्थमा, कभी तो एलर्जिक की वजह से, कभी तो एलर्जेंस होंगे तो होगा, और कभी बिना एलर्जी के भी अस्थमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड टाइप अस्थमा। अब आता है कि जो अस्थमा होता है इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो आता है इसका, जिसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल साइन होता है, वो क्या होता है, वीजिंग। यानी कि वीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर घर घर की आवाज़ जो आती है, यहाँ पर हम बोले कि वीजिंग को हम बोलते हैं नॉइजी रेस्पिरेशन, नॉइजी ब्रीदिंग। यानी कि जब भी हम सांस लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे को घर घराहट की आवाज़ आएगी, उसको हम बोलते हैं वीजिंग। या फिर क्या होगा, जब हमारे एक्सेसिव स्टिमुलेशंस होते हैं या एक्सेसिव कफ का प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से हमें कफ भी होता है। और फिर होता है शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। क्या होगा, जब पेशेंट के अंदर नैरो एयरवे जब नैरो हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको फिर बार बार क्या होता है, सांस लेनी पड़ती है, ताकि हमारा जो वेंटिलेशन परफ्यूजन है वो इनकी मेंटेन रहे। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बार बार जल्दी जल्दी सांस लेगा तो उसकी शॉर्टनेस, ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर उसके बाद में आता है डिस्निया, यानी कि उसको क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डिस्निया। पेलोर क्या होगा, पेलोर के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे वो उसका वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल करेगा नहीं, और हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, पेलोर हो जाएगी। और क्या होगी, स्वेटिंग क्या होगा, हमारा जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंट को क्या होगी, स्वेटिंग होगी। फिर होगा एक्सेसिव यूज एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, यानी कि डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन। डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर पेशेंट क्या करता है कि जब उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारे डायफ्राम का वो एक्टिवली डायफ्राम का यूज़ करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। या फिर इंटरकोस्टल मसल्स को भी यूज़ करने लग जाएगा। डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल मसल्स जो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स जो होती है, वो उन सब का यूज़ करने लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन या एक्सेसिव यूज ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। उसके बाद में होगा स्टेटस अस्थमेटिकस, यानी कि उसको क्या होगा, बार बार अस्थमा के अटैक आने लग जाएंगे उसको। ये हमारे होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा क्या हो सकता है, उस पेशेंट को साइनोसिस हो सकता है और अदर भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम। अब बात करते हैं कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी की, इसको ये अक्कर होता कैसे, मतलब ये जो हमारे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं वो आते कैसे हैं। तो सबसे पहले ड्यू टू रिस्क फैक्टर, यानी कि हम बात करें कि रिस्क फैक्टर की, कोई भी रिस्क फैक्टर, चाहे तो वो एलर्जिक का हो चाहे नॉन एलर्जिक का हो, या तो पेशेंट को कोल्ड हो, डस्ट हो, इमोशंस या फिर कोई इमोशनल रेस्पॉन्स हो, एक्सरसाइज हो, उन सब कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी ट्रैकिया है। मान लेते हैं कि हमारी क्या है, ट्रैकिया है, ये हमारी ब्रोंकाई है। ये जहाँ से बाइफरगेट होती है इसको बोलते हैं कैरिना। फिर उसके बाद ये क्या होगी, बाइफरगेट हो जाती है और इसकी ये बन जाती है प्राइमरी ब्रोंकस, यानी मेन ब्रोंकाई जो होते हैं ये होते हैं मेन ब्रोंकस और ये होते हैं ट्रैकिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई, मान लो इसके अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं, ये ट्रैकिया की सेल्स है, इनके अंदर मान लो कोई एलर्जन यहाँ से बाहर से उसने एलर्जन ने एंट्री करी, तो ये क्या होगा, यहाँ से आके इन सेल्स के आगे चिपक जाएगा। जब इन सेल्स के चिपकता है तो ये क्या होगी, ये सेल्स स्टिमुलेट होंगी, हाइपर सेंसिटिव होती है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ये इससे चिपकेगा तो ये किसका सिक्रेशन कर देंगे, केमिकल मीडिएटर्स का। और वो क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, इन सब का क्या कर देंगे, सिक्रेशन स्टार्ट कर देंगी। जब इनका सिक्रेशन होता है तो ये क्या करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए, यानी कि इसके रेस्पॉन्स में इसको एक्सेसिव म्यूकस का, यानी कि इनके रेस्पॉन्स में क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन होगा, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होगा।
और जब एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो पेशेंट को कफ होगा, और वो क्या होगा, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूकस उसके सराउंडिंग में हो जाएगा तो हमारा एयरवे होता है वो धीरे धीरे नैरो होता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी कि उसके अंदर जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं कि ड्यू टू रिस्क फैक्टर मीडिएटर कोज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो क्या होता है कि जो हमारा एलर्जन जो बाइंड हुआ है वो उसको रिमूव कर सके। मसल कॉन्ट्रैक्शन और म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, और क्या करेंगे, म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन करेंगे ताकि उसको हमारी ट्रैकिया के अंदर जो सीलियाज होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं ताकि वो क्या होगी, इस म्यूकस के साथ इस एलर्जन को भी बाहर निकाल सके। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, और लेकिन ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इतना अधिक हो जाता है कि वो अस्थमा कोज कर देता है। तो ये हमारा मीडिएटर, पहले क्या होगा, इसके फैक्टर आएंगे, फिर हमारे मीडिएटर्स जो होंगे वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन करवाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि कंटिन्यू इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कि अगर जब ये हटता नहीं है, ये जब एलर्जन यहाँ पे लगा रहता है, चिपका रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे। और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि किसी सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाना। तो स्वेलिंग क्या होगी, स्वेलिंग की वजह से एयरवे जो होगा वो नैरो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से नैरो एयरवे, और वो क्या कोज कर देगा, हमारा अस्थमा, और वो कोज कर देगा हमारा अस्थमा। तो ये था हमारा इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि रिस्क फैक्टर आया, उसने स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, इस और म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन होगा तो एयरवे नैरो होगा, और एयरवे नैरो होगा तो ये हमारा क्या करेगा, अस्थमा कोज करेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की और मैनेजमेंट की। जब हम डायग्नोसिस को देखते हैं तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि उस पेशेंट को पहले भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, तो हम पेशेंट का क्या करेंगे, डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। यानी कि उस पेशेंट की जो भी पहले अगर कभी वैसी कोई कंडीशन हुई हो जिसमें उसको अस्थमा का अटैक आया हो, या उसकी कोई मेडिसिन चल रही हो अस्थमा से रिलेटेड, तो सारी हिस्ट्री जो होगी वो हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हम सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, यानी कि पेशेंट का क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि हमारे को वहाँ पे चारकोट-लेडेंस नोड्यूल्स, यानी कि एक तो हमें क्या मिलेगा, चारकोट-लेडिन नोड्यूल्स या क्रिस्टल्स, और एक क्या मिलेगा हमारे को, क्रस्टमन स्पाइरल। ये हमें दो चीज़ क्या होंगे एक्सरे के अंदर फाइंडिंग, ये हमारी दो एक्सरे की फाइंडिंग्स होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हम जब चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो चारकोट-लेडिन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये क्या होते हैं कि जब हमारी ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो होती है उसकी सबम्यूकोसा के अंदर जो ग्लैंडुलर नोड्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जब उनमें इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी जो इसकी लेयर होती है एपिथेलियम जो होती है वो क्या होती है, बड़ी सारी हो जाती है, यानी कि वो उसमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो इसके अंदर तो क्या होगा कि हमारी हाइपरट्रोफी हो जाएगी एपिथेलियम की। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा बेसोफिल जो होता है, एक्सरे के अंदर बेसोफिल प्लग दिखाई देता है, बेसोफिल प्लग फॉर्मेशन होता है। बेसोफिल प्लग फॉर्मेशन तो किसमें दिखा देता है, क्रस्टमन स्पाइरल इसके अंदर। और दूसरा होता है चारकोट-लेडिन क्रिस्टल, इसके अंदर क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती है ट्रैकिया की जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो ये होती है हमारे दो एक्सरे की फाइंडिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्पुटम टेस्ट करवाते हैं, और स्पुटम टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर वो जो स्पुटम जो है उसके अंदर ब्लड वगैरह तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, स्पुटम टेस्ट करवाते हैं। एक होता है RAST, RAST को मैं यहाँ लिखता हूँ, फुल फॉर्म इसकी होती है रेडियो एलर्जन, ये इसको बोलते हैं रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट, सोर्बेंट टेस्ट, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट। इसके अंदर क्या करवाते हैं, हम ब्लड का सैंपल लेते हैं और ब्लड के अंदर हम डिटेक्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई को, यानी IgE को डिटेक्ट करते हैं किस टेस्ट के द्वारा, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट के द्वारा। उसके बाद में हम करवाते हैं स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारी जो एंटीबायोटिक होती है उसको एडमिनिस्टर करते हैं इंट्राडर्मली। उसके बाद में अगर वो उसमें एलर्जेंस या इम्यूनोग्लोबिन ई प्रेजेंट होगी तो उसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी, और वो क्या शो करेगी, हमारा स्किन टेस्ट को पॉजिटिव शो करेगी, जिसका व्हील का साइज जो अगर मोर देन 10 mm हो जाता है तो वो स्किन टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये थे हमारे डायग्नोसिस के, हमें डायग्नोसिस तो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी जो भी हमारी हिस्ट्री होगी प्रीवियस हिस्ट्री जो भी कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके TPR टेम्परेचर लेंगे, पल्स लेंगे, BP लेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन में साइन और सिम्टम उसके दोनों कलेक्ट करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम उसको चारकोट-लेडिन क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको असेस करते हैं, और हमारे क्रस्टमन जो स्पाइरलिस होता है, स्पाइरल जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसोफिल प्लग होता है उसको असेस करते हैं। उसके बाद में हम RAST करवाते हैं, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट, सोर्बेंट टेस्ट करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम IgE को डिटेक्ट करते हैं किसमें, ब्लड के अंदर, और स्किन टेस्ट करवाते हैं। अब आता है हमारा मैनेजमेंट।
तो हम मैनेजमेंट में कि हम अस्थमा वाला पेशेंट जो होगा उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम उस पेशेंट के साथ, अस्थमा वाले पेशेंट के साथ हमारा क्या रोल है या हम उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहला होता है लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लो O2 देंगे। क्यों? हमारी जो जब हम उसको लो ऑक्सीजन देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 इंक्रीज होगी, और जो CO2 इंक्रीज होती है तो ये CO2 क्या करती है, हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करती है। यानी हमारे ब्रेन के अंदर जैसे CO2 का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं और बहुत सारे रिसेप्टर ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही CO2 इंक्रीज होगी तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को या रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, लो ऑक्सीजन देते हैं ताकि उस पेशेंट को अर्ज हो ब्रीदिंग की और वो सेल्फ रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दे। तो इसलिए हम उसको लो ऑक्सीजन देंगे। कितनी देंगे? 1 से 2 लीटर पर मिनट, यानी 1 से 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो सिक्रेशंस होता है, सिक्रेशंस को पहली बात तो कि पेशेंट को मिनिमम सिक्रेशंस हो, और अगर सिक्रेशंस होते हैं तो पेशेंट को जो जब हम उसको हाई फाउलर देते हैं तो वो सिक्रेशंस क्या होते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। एक हम दे देंगे उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें क्या होगा, जब हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं तो उसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो उसके हमारे जो ट्रैकिया या ब्रोंकाई के अंदर जो सिक्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मूव मतलब आउटसाइड मूव करते हैं, यानी कि वो क्या होंगे, बाहर होंगे। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो होती है वो हम कब देते हैं, 1 आवर बिफोर फूड या मील, और क्या होगा 2 to 3 आवर आफ्टर मील। तो ये हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कब देंगे, क्या तो 1 घंटे खाने से पहले या फिर 2 से 3 घंटे खाने के बाद, तो अब उसको हम क्या करेंगे, चेस्ट थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आता है कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे ताकि जो सिक्रेशंस है वो थिन हो और इजीली हमारे बाहर आ सके। उसके बाद में होता है कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, पार्श्व लिप ब्रीदिंग के लिए एडवाइस करेंगे कि वो हमारे क्या करे, वो सांस ले, नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े, और मुंह से सांस ले और नाक से छोड़े, और हम उसको क्या करेंगे कि वो होठों को दबा के और फिर वो ब्रीदिंग करे। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो होती है रेस्पिरेशन की अर्ज इंक्रीज होती है। अब हमारा आता है कि हम मेडिकल मैनेजमेंट में उसके क्या करेंगे, हम उसको कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि उसको अस्थमा के अंदर रिलीफ हो। तो पहले हम बात करते हैं म्यूकोलाइटिक्स की। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या होती हैं, जो म्यूकस को लाइटिक्स यानी जो तोड़ती है, जो म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करती है, वो हमारी होती है म्यूकोलाइटिक्स। और इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रोक्सोल, ये हमारा होता है म्यूकोलाइटिक्स के अंदर। उसके बाद में हम देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स क्या देते हैं ताकि हमारी जो ब्रोंकाई होती है या ट्रैकिया जो होती है उसकी लेयर को, वो उसके डायमीटर को इंक्रीज करे, और जब डायमीटर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो नैरोविंग हुई थी, जो अस्थमा का अटैक आया था वो ठीक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे। और उसका एग्जाम्पल है साल्बुटामोल, एल्ब्यूट्रोल, लिवोसाल्बुटामोल, यानी कि इसका क्या होगा, लिवोरूप जो होगा साल्बुटामोल का, वो हम देते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स। और ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों देते हैं, ब्रोंकाई के डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि हमारे रेस्पिरेशन के अंदर इजीनेस हो। उसके बाद में हम देते हैं उसके पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हमारे स्टेरॉइड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए हम उसको देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन है, वो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसका इन्फ्लेमेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए और उस पेशेंट को अस्थमा के अटैक से में रिलीफ मिले। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि हम जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम में जो होता है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करना। और अगर नर्सिंग डायग्नोसिस पूछे तो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के आनी है, और नर्सिंग केयर प्लान पूछे तो आपको पूरा फॉर्मेट बना के उसको लिख के आना है। तो हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की। सबसे मेन डिफिकल्ट क्या होता है कि बच्चों को एनसीपी मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना नहीं आता। वो क्या करेंगे कि जो फिजिकल प्रॉब्लम आती है उसको लिख देंगे, ये फिजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मतलब डिजीज कंडीशन, बस इतना लिख के फ्री कर देंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते कैसे हैं और उसको पेपर में कैसे लिख के आना है। जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे तो नॉर्मल डायग्नोसिस के साथ भी उसका इंटरवेंशन जरूर लिखे। 3 कम से कम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे, 2 अगर आप 2 भी लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन उसके 3 इंटरवेंशन या 2 इंटरवेंशन कम से कम लिखने की कोशिश करें, और इंटरवेंशन जरूर लिखे, उससे एक आपका मतलब रेस्पॉन्स जो होता है बेटर होता है। तो हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है, मतलब कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस होती है और उनका इंटरवेंशन क्या क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं, पहले नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी है इनइफेक्टिव
इनइफेक्टिव ब्रीदिंग, यानी कि उस पेशेंट को क्या होगा, अस्थमा वाले पेशेंट को इनइफेक्टिव ब्रीदिंग होगी। और वो किस लिए होगी, रिलेटेड टू, आरटी का मतलब है रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सिक्रीशंस, प्रेजेंस ऑफ सिक्रीशन, यानी कि उसको ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी हो रही है। और वो किस वजह से हो रही है कि हमारे जो म्यूकस था वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे एयरवे के अंदर, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एज एविडेंस बाई, AEB का मतलब है एज एविडेंस बाई। अब हमें कैसे पता लगा कि उस पेशेंट को इनफेक्टिव ब्रीदिंग है, उस पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, हमें कैसे पता लगा, ये ही हमें क्या किस में लिखना है, एज एविडेंस बाई। तो हमें कैसे पता लगा कि उस पेशेंट के सिक्रीशंस हैं और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो उसको हमें पता लगा कि उस पेशेंट को क्या है, कफ है, उस पेशेंट को क्या है, डिस्निया है, यानी उस पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और उस पेशेंट को कफ हो रहा है। तो ये ऐसे हमें उसको पता लगा किसका, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग का। तो ये था हमारा सही मेथड नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने का कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग, ये तो हमारी हो गई प्रॉब्लम। और ये हमारा हो गया कोज कि क्यों उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों हो रही है, सिक्रीशंस की वजह से। और हमें कैसे पता लगा, यानी एक नर्स को कैसे पता लगा कि उस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो कफ और डिस्निया उस पेशेंट को कंटिन्यूस है, उसकी वजह से हमें लगा कि पेशेंट को ब्रीदिंग है। अब आता है कि इसका इंटरवेंशन, यानी कि इसका मैनेजमेंट क्या करें। जब इसको पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी, या उसके उस ब्रीदिंग डिफिकल्टी को रिजोल्व करने के लिए नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी, या आप अपने हिसाब से भी सोच के लिख सकते हैं कि हम इसके अंदर क्या लिखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंटरवेंशन के लिए उसको हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जैसे हम पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देंगे तो उस पेशेंट को क्या होगा, ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग के अंदर इजीनेस होगी, वो आसानी से ब्रीथ कर सकता है। उसके बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को अगर हमें पता है कि उस पेशेंट को क्या है, सिक्रीशंस है, तो हम उसको क्या दे देंगे, मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। अपने हिसाब से कुछ नहीं देना, जो उसको अगर प्रिस्क्राइब की हुई है, इफ प्रिस्क्राइब्ड, तो उसको अगर प्रिस्क्राइब कर रखी है तो मेडिसिन उसको देनी है ताकि उसके जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो सके। इसके अलावा हम उसको और क्या कर सकते हैं कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं, और उसको हम फ्लूइड प्रोवाइड करवा सकते हैं जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस हैं वो थिन होकर बाहर आ सकें, और हम उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस की। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, यानी कि इसको क्या हो, एयरवे जो है उसके क्लियरेंस में, यानी कि वो एयरवे को या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करने में असमर्थ है, इनइफेक्टिव है। क्यों, रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि उसका म्यूकस का इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि वो उसको क्लियर नहीं कर सकता। और हमें कैसे पता लगा कि वो क्लियर नहीं कर सकता, एज एविडेंस बाई कफ, डिस्निया और वीजिंग, कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कफ हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, उसके अंदर वीजिंग हो रही है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस मौजूद है जिसकी वजह से उसको वीजिंग हो रही है या नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है। तो अब आता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे जो हमने इधर किया था कि उसको हाई फाउलर पोजीशन दे देंगे, उसको हम एक्सेसिव फ्लूइड देंगे। फ्लूइड क्यों देते हैं, ताकि उसका सिक्रीशंस ठीक हो, और उसके अलावा हम उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ताकि सिक्रीशंस उसके बाहर आ सके। और भी आपको जो अच्छे लगे इंटरवेंशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब बात करते हैं थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस की, कि उस पेशेंट को क्या हो गई है, फैटिग, यानी वो पेशेंट थक गया है। और क्यों थक गया है, रिलेटेड टू फिजिकल एक्सर्शन, और उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है, मतलब वो शारीरिक मेहनत कर रहा है। क्यों, टू मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई कि वो उसको अपना वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए उसको हमारी मतलब सेल्फ की मतलब खुद की तरफ से उसको शारीरिक मेहनत करनी पड़ रही है, उसको फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, क्योंकि उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है ब्रीदिंग लेने के लिए, मतलब उसको सांस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको फैटिगनेस होगी। और उसको हमें कैसे पता लगा कि उस पेशेंट को फैटिग हो रही है, एज एविडेंस बाय यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, यानी उसको अपने हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं और उसके अलावा हमारी जो डायफ्रामेटिक मसल्स है उसका यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसके वजह से वो क्या हो गया, थक गया है। अब हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, तो इंटरवेंशन में क्या लिखेंगे, उसको प्रोवाइड रेस्ट एंड हाई फाउलर पोजीशन। ये हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड, हम उसको क्या कर सकते हैं, एडवाइस पर्स लिप ब्रीदिंग, यानी हम उसको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे जिसकी वजह से उसको क्या हो, कम से कम एफर्ट्स लगाने पड़े ब्रीदिंग के लिए। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट
चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं ताकि उसके अगर सिक्रेशंस मौजूद है तो वो क्या हो सके, बाहर एक्सपेल है वो आउट हो सके, और उसको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करनी है, एग्जाम के अंदर लिख के आनी है, और ये हमारा सही मेथड होता है। अगर एनसीपी नहीं पूछे और नर्सिंग डायग्नोसिस पूछे ना, तो बस हमें केवल ये ऐसे इस मेथड से लिख के आना, और अगर एनसीपी पूछता है तो हमें उसका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से, नर्सिंग डायग्नोसिस से, इंटरवेंशन से, गोल से, प्लानिंग से, इंप्लीमेंटेशन से और इवैल्यूएशन से वो सारा फॉर्मेट बना के लिख के आना है। तो ये था हमारा अस्थमा। तो आज हमारा यहाँ पे अस्थमा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।